बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें इट इज़ जस्ट लाइक दैट यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 12। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो देखी थी उसी से मिलती जुलती हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as it is the number of magnetic field lines passing through a certain area। किसी ख़ास एरिया में से, किसी ख़ास जगह में से पास करने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाती हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक field lines passing through certain area is known as magnetic flux। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। एंड द सेकेंड डेफिनेशन, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। वो जो भी की वैल्यू है उसका दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसको बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का नाम भी इसको दिया जा सकता है। तो हम इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। इन दो का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट of magnetic field density। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है B एंड वेक्टर एरिया A आ जाए और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई B से, डेट इज इक्वल टू B डॉट E। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसके यूनिट्स आपने देखे थे, टेस्ला है। और टेस्ला किस तरह से हमने डिफाइन किया था लास्ट टाइम? वो था 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर ओवर 1 एम्पेयर। तो इस तरह से हम B को डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। ये टेस्ला के बराबर होगा और इसका यूनिट जो है वो हमारे पास एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। यानी अब इस फ्लक्स को वेबर में मेजर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेबर में मेजर करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में मेजर नहीं होगा। तो इसके हम यूनिट्स लिखते हैं। यूनिट्स, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर। या फिर हम टेस्ला को फर्दर लिख लेते हैं, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 मीटर रह जाएगा। तो हमारे पास अब इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। दिस इज़ द
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बेटे हम इसमें डिफरेंट केसेस इसके स्टडी करते हैं जिसमें मैक्सिमम फ्लक्स है, मिनिमम फ्लक्स है और एक जनरल केस को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा when maximum field lines passing through a certain area, then flux will be maximum. When maximum field lines passing through certain area, और ये कब मुमकिन है? When your plane of जो भी आपके पास सरफेस है उसकी जो प्लेन है it is perpendicular to the magnetic field lines. When plane of loop, plane of surface is perpendicular to the field lines, और प्लेन परपेंडिकुलर जब होती है तो वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाता है। मैंने वेक्टर एरिया और प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से सिखाया था कि हमारे पास ये अगर हाथ है तो इसकी ये प्लेन है, ये प्लेन, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ब्लैक कलर से आ रही हैं तो ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये जो रेड मार्कर जा रहा है ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। अगर प्लेन ऐसे हो जाएगी वेक्टर एरिया ऐसे हो जाए, प्लेन ऐसे होगी तो वेक्टर एरिया ऐसे होगा। वेक्टर एरिया हमेशा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हम अगर इसकी डायग्राम बनाएं, हमारे पास ये एक प्लेन बन जाती है, इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस सिमत है, और इसमें जो पास होने वाली फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हैं। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी। वेक्टर एरिया की जो फील्ड लाइंस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और वेक्टर एरिया ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम इसमें कहेंगे कि ये मेरा हाथ की सरफेस है, ये इसका वेक्टर एरिया है और फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं। फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया आर इन सेम डायरेक्शन। फील्ड लाइंस एंड प्लेन ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम इसमें इन दोनों के दरमियान में एंगल जो होता है उसे थीटा का नाम देते हैं, डेट इज 0 डिग्री आ गई। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए आ जाएगा, डेट इज बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। मैक्सिमम जो फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए निकल आएगा। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो हम इसके अखज़ कर सकते हैं, जो कि बी की डेफिनेशन होगी, जिसे आप फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी देते हैं। फ्लक्स डेंसिटी कैसे डिफाइन होगी? फ्लक्स डेंसिटी, अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं डेट इज इक्वल टू फाई ओवर ए आ जाए। अगर मैं ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, 1 मीटर स्क्वायर, तो फाई क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो उस वक्त जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन होगी, यानी इसका तीसरा नाम आप फ्लक्स डेंसिटी भी आ गया। इसे मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोलते हैं और फ्लक्स डेंसिटी भी इसे कहा जा सकता है। तो हम फ्लक्स डेंसिटी की एक और डेफिनेशन मैंने फोर्स के टर्म में लास्ट वाले आर्टिकल में आपको करवाई थी, दूसरी डेफिनेशन अब फ्लक्स की टर्म में हम कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं कि व्हेन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सरफेस held perpendicular to
to the field lines, then number of field lines passing through it will be equal to फ्लक्स डेंसिटी। तो वो जो फील्ड लाइंस उसमें से उस वक्त पास करेंगी दैट इज फ्लक्स डेंसिटी, उसको हम फ्लक्स डेंसिटी का नाम देंगे। अब हम मिनिमम फ्लक्स की बात करते हैं कि वो कब होगा, किस तरह से मुमकिन है। मिनिमम फ्लक्स तब मुमकिन है जब सरफेस की प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो और वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। वेक्टर एरिया और प्लेन आपस में एक्चुअली में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका 90 ज़ाविये का हमेशा फ़र्क रहेगा कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर होगी तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा, अगर प्लेन पैरेलल होगी तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज वेक्टर एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ सरफेस। यानी ये प्लेन है तो वेक्टर एरिया ऊपर को, ये प्लेन है तो वेक्टर एरिया इस तरह। वेक्टर एरिया हमेशा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ही रहता है, इस वजह से प्लेन अगर पैरेलल तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर तो वेक्टर एरिया पैरेलल आ जाएगा। हम इसके लिए लिखते हैं मिनिमम फ्लक्स के लिए इफ प्लेन ऑफ सरफेस parallel to the magnetic field lines then vector area perpendicular to the field lines. The flux will be minimum. अब ये फ्लक्स मिनिमम कैसे होगा और क्यों होगा, इस चीज़ को देखने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि सपोज डैट दिस इज़ आ सरफेस, वो इस तरह से पड़ी हुई, इसका वेक्टर एरिया ऊपर की सिमत में ए वेक्टर होगा। अब हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस इसके ऊपर से चली जाएंगी और कुछ फील्ड लाइंस इसके नीचे से गुजर जाएंगी ऐसे, तो इसके अंदर से कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। यानी फील्ड लाइंस इस सिमत में जा रही हैं तो हमने सरफेस ऐसे रख दी, तो कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर गई, कुछ नीचे से, इसके अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं गई, तो हमारे पास फ्लक्स ज़ीरो कंसिडर होगा। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इनके दरमियान में एंगल 90 बन रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, डेट इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 90। कॉज 90 की वैल्यू 0, फाई इज इक्वल टू 0 आ जाए, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई। अब हम इसका एक जर्नल केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ये सारे सिनेरियोज कवर हो जाएंगे। जनरल केस, एक बात और नोट कीजिए कि जब हमारी सरफेस इस तरीके से होती है, फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाती है, हम फ्लक्स को डायरेक्टली ज़ीरो कह सकते हैं। और जब हमारी सरफेस ऐसे होगी, फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो फ्लक्स उस वक्त B इंटू ए आएगा। B इंटू ए का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास फ्लक्स के बराबर होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन
कि मैक्सिमम फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया। अब हम इसको जनरल केस के अंदर रिप्रेजेंट करें तो हमारे सामने ये एक सरफेस है जो इस तरीके से इंक्लाइन पड़ी हुई। इस इंक्लाइन सरफेस को अगर हम देखें तो उसका वेक्टर एरिया इस सिमत में है। तो जो फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी वो कुछ ऐसे होंगी। फील्ड लाइंस अब वेक्टर एरिया के साथ यहां पर एक एंगल थीटा बना रही। फील्ड लाइंस ग्रीन कलर से हैं, वेक्टर एरिया रेड कलर से। अब मैं अपनी सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। ऊपर से इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूँ। तो ये सरफेस का कोना है, इससे मैं नीचे की तरफ एक लाइन ले आता हूँ, इधर से नीचे की तरफ। तो ये देखिए कि ये एक ऐसी सरफेस बन गई और एक सरफेस इसी तरह यहाँ तक ये बन। यू कैन से डैट कि जो हमारी सरफेस इस सिमत में थी वो एक्चुअली में दो सरफेस से मिलकर बनी। कौन कौन सी? एक सरफेस इस तरह से और एक सरफेस इस तरह से। इन दोनों सरफेसेस को ऐड किया यानी पैरेलल सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस को ऐड किया तो इंक्लाइंड सरफेस एक्चुअली बनती है। अब हम कहें तो हमें समझ आती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी थीटा होगा। रीज़न, चूँकि ग्रीन लाइन और रेड के दरमियान में एंगल थीटा है, ये वाली रेड लाइन इस रेड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये ग्रीन लाइन इस ब्लू के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल इन दो लाइंस के दरमियान में होगा वही इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के दरमियान में होगा। तो थीटा के सामने वाला आ जाता है ए साइन थीटा और ये आ जाता है ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा, ये सरफेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका फ्लक्स जीरो होगा। ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस है, इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इसमें से हम एक चीज़ कंक्लूड करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स किसके बराबर था? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो हम इसमें जो फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं, फ्लक्स हम लिखते हैं φ इज इक्वल टू φ1 पहली सरफेस का फ्लक्स, φ2 दूसरी सरफेस का फ्लक्स। पहली सरफेस का फ्लक्स तो जीरो हो गया, दूसरी सरफेस का फ्लक्स मैक्सिमम है और मैक्सिमम फ्लक्स किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया का प्रोडक्ट। एरिया अब क्या है? एरिया है ए कॉस थीटा। तो हमारे पास φ इज इक्वल टू आ जाएगा बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा और बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। तो ये हमारे पास जनरल केस जो है वो भी कवर हो जाता है। अब इसी के अंदर बेटे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास सरफेस कर्व हो तो फिर हम किस तरह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर तो सरफेस कर्व है तो फिर हम उसके छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे, उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे और तमाम पैचेस का फ्लक्स अलग अलग फाइंड करके टोटल फ्लक्स जो है हम उसकी वैल्यू को फिर फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम उसके फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इसके यूनिट्स भी हो गए, इसकी डेफिनेशंस, और दो डेफिनेशंस हमने की हैं, इसके 3 केसेस किए हैं और चौथा केस इसका जो है वो कर्व सरफेस के लिए है कि अगर सरफेस कर्व हो तो देन वी डिवाइड द कर्व सरफेस इनटू स्मॉल पैचेस। तो फिर हम उन तमाम स्मॉल पैचेस के एरिया अलग अलग फ्लक्स को फाइंड करके उनको जमा कर लें।